जो हम लोग फटिंग लगाते हैं, रिपीटेड लोडिंग लगाने के बाद जो क्रैक होता है, वो धीरे 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 उसमें वो इंक्रीज होते जाता है। न्यूक्लिएशन ऑफ नॉचेज ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिसोल्यूशन, जब हम लोग नॉच के क्रिएशन करते हैं, वो भी क्या होता है, धीरे 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 जब एज अ टाइम पासेज, जब लोड हम लोग देते हैं, तो वो क्या होता है, क्रैक धीरे 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 वो प्रोपेगेट होने लगता है। अब यहाँ पे एक इज अ नोन क्रैक लाइकली टू ग्रो अंडर अ सर्टेन लोडिंग कंडीशन। अब देखो इसमें दिखा रहा है क्या, कि क्या जो क्रैक होता है वो एक सर्टेन लोडिंग ग्रो होता है। तो देखो इस लिखा फ्रैक्चर मैकेनिक्स अप्लाइड टू क्रैक ग्रोथ अंडर अ सर्टेन गिवन लोडिंग कंडीशन। उसमें देखो पहला पहला क्या लिखा हुआ है, फ्लक्चुएटिंग लोड न्यूक्लिएट्स अ क्रैक। जैसे ही हम लोग मतलब रिपीटेटिव लोडिंग दे रहे हैं, वो उससे क्या होता है कि हमारा क्या होता है, अगर हमारा प्रॉपर वो रिपीटेटिव लोडिंग नहीं है, अगर फट के अंदर नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या आता है, सबसे पहले क्रैक क्रिएट होता है। वो क्रैक फिर उसके बाद लिखा हुआ है ग्रो स्लोली एंड देन पिकअप स्पीड। वो क्रैक क्या होता है, जब हम लोग फिर से जब फ्लक्चुएटिंग लोडिंग दे रहे हैं, उससे क्या होता है कि पहले वो क्रैक स्लो स्लो इंक्रीज करेगा। जब वो क्रैक वाइडर होते जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर उसके स्पीड बढ़ जाता है। क्रैक का प्रोपेगेशन होने का जो स्पीड होता है वो हमारा इंक्रीज कर जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनर्जी रिलीज रेट। जितना एनर्जी रिलीज रेट ज्यादा जाता हो, तो मतलब क्रैक का जो प्रोपेगेशन होता है वो हमारा ज्यादा होते जाएगा। उसके बाद क्या है, क्रैक लेंथ इन लेंथ, क्या हुआ, क्रैक लेंथ इज लॉन्ग एनफ टू बी क्रिटिकल फॉर कैटास्ट्रॉफी। अभी हम जैसे ऊपर ऊपर पढ़े थे कि हम लोग एक चीज कंसीडर करते हैं, जो क्रैक लेंथ होता है हमारा, हम लोग मतलब अगर 5 मीटर का है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 मीटर तक आते आते क्या होता है, वो अगर क्रैक उसमें डेवलप हो भी रहा है, तो भी मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो मटेरियल हमारा सस्टेन। लेकिन जैसे ही 3 से 4 मीटर होता है, वो हमारा क्रैक पूरे पूरे मटेरियल को हमारा फेल कर देता है, तो वो हमारा उसी को हम लोग कैटास्ट्रोफिक कहते हैं। तो वही कहता है कि जब क्रैक लेंथ होता है, उतना बड़ होना चाहिए, उतना बड़ होना चाहिए जहां तक कि हमारा मटेरियल जो होता है बढ़ सके लोडिंग को। अब देखो कुछ हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स, पीछे पीछे कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई है उसके बारे में देख रहे हैं। देखो ये क्या लिखा है कि 50 to 60 ईयर अवेट एनालिसिस फॉर प्रेडिक्टिंग क्रैक ग्रोथ वाज नॉट अवेलेबल। मतलब आज से कुछ 50-60 साल पहले की बात किया जाए, जब क्रैक का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, फ्रैक्चर मैकेनिक्स के बारे में बेसिकली जानकारी नहीं था। करते थे कि फैक्टर सेफ्टी ज्यादा यूज करते थे। फैक्टर सेफ्टी ज्यादा यूज करने से हो क्या रहा था, कि इंक्रीज मटेरियल कॉस्ट एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट, हमारा साइज ऑफ प्रोडक्ट बड़ा हो जा रहा था, और इकोनॉमी पर्पज से वो हमारा बिहेव नहीं हो पा रहा था। मतलब क्या है कि वो हमारा अन एज, मतलब कि अगर अभी के कंडीशन में देखेंगे, तो वो उस समय जो था वो अनइकोनॉमिकल हो रहा था। उसकी अवेलेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स, जैसे जैसे धीरे धीरे फ्रैक्चर मैकेनिक्स के बारे में स्टडी होते गया, धीरे धीरे जानकारी होते गया, जो जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कुछ न्यू न्यू एड ऑन करते गए, धीरे धीरे हम लोग उसको ओवरकम करते गए हैं। उसी में सबसे पहला जो आता है, एक इंग्लिश एक इंग्लिश नाम का जो साइंटिस्ट था 1930 में, इंपॉर्टेंस एंड सेवेरिटी ऑफ क्रैक। वो बस यही बताया था कि क्रैक का इंपॉर्टेंस क्या है और क्रैक कितना सीवियर हो सकता है, बस उसके बारे में बताया था वो। मतलब क्या है, वो एक इनिशियल स्टार्ट, और क्या नाम है इसका, इंग्लिश 1913 में, कि बस क्रैक होता है, और क्रैक जो होता है वो सीवियर हो सकता है। फिर उसके बाद एक ग्रिफिथ 1920 में, वो बताया कि राइट आइडिया फॉर क्रैक ग्रोथ, ब्रिटल मटेरियल ग्लास ओनली। जब जो ग्रिफिथ था, वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ की जो ब्रिटल मटेरियल में होता है, ब्रिटल मटेरियल में सिर्फ क्रैक का ग्रोथ होता है। जैसे अभी हम लोग ऊपर में पढ़ रहे थे कि स्टील हमारा क्या होता है, डक्टाइल होने के बावजूद भी क्या होता है, वहां पे क्रैक ग्रोथ हो जाता है। यानी कहा बट कुड नॉट इन्वेंट एनी कन्वीनियंट पैरामीटर टू प्रेडिक्ट द लोड ऑन कंपोनेंट दैट विल कॉज द ग्रोथ ऑफ क्रैक। अब ये क्या किया कि वो तो बता दिया कि ब्रिटल मटेरियल में हमारा क्रैक का ग्रोथ होता है, बट क्या कर रहा है ये, कि हमारा कोई पैरामीटर कुछ सेट नहीं किया कि क्या क्या क्रैक ग्रोथ का हमारा फैक्टर हो सकता है, किस किस पे हमारा लोडिंग कंडीशन होना चाहिए, ये सब बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद एक आया इरविन। इरविन जो था 1948 में क्या किया, फॉर्मुलेटेड फ्रैक्चर मैकेनिक्स एंड
इंटेंसिटी फ्रैक्चर, एनर्जी रिलीज रेट, बट मेनली फॉर ब्रिटल मटेरियल। अब इरविन क्या किया 1940 में, फ्रैक्चर मैकेनिक्स का फॉर्मुलेशन किया, कैसे कैसे उसका पैरामीटर, और क्या हुआ वो क्या किया, दो तीन चीज है, जिसमें पहला स्ट्रेस इंटेंसिटी फ्रैक्चर। अब उसे स्ट्रेस इंटेंसिटी फ्रैक्चर में वो ये बताया कि हमारा कैसे कैसे स्ट्रेस में चेंजिंग होता है, वो हमारा कैसे डिपेंड करता है कि वो से उसकी वजह से हमको क्रैक होगा। दूसरी चीज है एनर्जी रिलीज रेट। अभी हम उसने पढ़ते कि क्रैक है, क्रैक स्लोली के बाद वो धीरे 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 वो फास्टली इंक्रीज करने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलीज रेट बोलते हैं। बट वो भी क्या किया था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटल मटेरियल के लिए बताया था। अब उसके बाद क्या है, वेल्स है 1961, वो बताया क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट। अब वेल्स बताया हम लोग को कि जो भी क्रैक तभी स्टार्ट होता है ना जब किसी मटेरियल के टिप पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि किसी मटेरियल की अगर सपोज क्योंकि सबसे बाहरी पोर्शन की बात करें तो स्टार्ट होगा तो सबसे बाहरी पोर्शन से ही धीरे 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 वो प्रोपागेट करेगा। तो ये बताता है कि जब भी क्रैक स्टार्ट होगा तो वो हमको सबसे पहले उसके टिप का स्टडी करना होगा। मतलब क्या है कि कोई भी फ्रैक्चर मैकेनिक्स में हम लोग सबसे पहले क्रैक के डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो मटेरियल है, इनिशियल पोजीशन है, मतलब ये स्टार्टिंग जो एंड है, उस एंड का बिहेवियर क्या है। उसके बाद देखो हमारा आया राइस। राइस जो है वो 1968 में वो क्या क्या जे इंटीग्रल नाम का फॉर्मुलेशन किया, अ पैरामीटर टू कैरेक्टराइज अ क्रैक। मतलब क्या कि ये जो हमारा ये जो जे इंटीग्रल हमारा फॉर्मुलेशन किया, तो जे इंटीग्रल, और उसमें बताया कि किस कैसे कैसे पैरामीटर से हमारा क्रैक को कैरेक्टराइज किया जा सकता है, इसके बारे में उसने बताया। इसको तुम लोग को याद रखना होगा कि कौन बताएगा। क्वेश्चन अगर आता है हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स लिखने के लिए, तो तुमको ये सब पॉइंट लिखना होगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे और कौन कौन से क्या क्या काम किए हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स में देखते हैं। इन मॉडर्न मटेरियल साइंस फ्रैक्चर मैकेनिक्स इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट। अभी हम लोग देखें कि क्या मटेरियल फ्रैक्चर हुआ था, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग देखे थे, तो उसमें ही हमारा देखे थे कि मटेरियल कैसे फ्रैक्चर होता है। तो फ्रैक्चर मैकेनिक्स की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मटेरियल के मैकेनिकल को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है इट अप्लाइज द फिजिक्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर, इन पार्टिकुलर the theories of elasticity and plasticity to the macroscopic crystallography defect found in real matter in order to predict the mechanical behavior of these bodies। लिखा हुआ है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी टू द मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट। तो देखो दो चीज होता है, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक मैक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हम लोग नेक्ड आइज उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो थ्योरीज अप्लाई करने की कोशिश किया जा रहा है, जो हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिहेवियर होता है, जिसमें हम लोग इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, उससे हम लोग ये देखते हैं कि उसके मैकेनिकल किसी भी जो या बॉडी जो होता है, कोई मटेरियल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके मैकेनिकल बिहेवियर में क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, उस चेंजिंग की वजह से क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी देखो लिखा हुआ है फैक्टोग्राफी। फैक्टोग्राफी इज वाइडली यूज with understood the causes of failure and also verify the theoretical failure predictors with real life failure। अब देखो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, फैक्टोग्राफी हमारा क्या कर रहा है कि जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कोई भी मटेरियल में जैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, तो हम लोग जो डिजाइन करते हैं, जैसे अगर हम आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर में कुछ भी डिजाइन करते हैं या स्टील स्ट्रक्चर में कुछ भी डिजाइन करते हैं, वो डिजाइन थियोरेटिकल हो जाता है। उससे जो हमारा प्रैक्टिकल जो हमारा डिजाइन होता है या फिर प्रैक्टिकल जो हम लोग सेटअप करते हैं, वो बेसिकली अलग होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है फैक्टोग्राफी, हमारा क्या कर रहा है कि हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो थियोरेटिकल फ्रैक्चर हम लोग देखने को मिल रहा है, जो हमारा स्टडी हो रहा है या फिर जो हम लोग लैब में देख रहे हैं, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल व्यू देख रहे हैं, प्रैक्टिकल व्यू से कितना अलग है या फिर कितना सिमिलरिटी है, उसको हम लोग फैक्टोग्राफी में हम लोग कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। द प्रेडिक्शन ऑफ क्रैक ग्रोथ इज एट द टॉलरेंस मैकेनिकल डिजाइन डिसिप्लिन। अभी हम लोग डैमेज टॉलरेंस मैकेनिकल डिजाइन डिसिप्लिन के बारे में ऊपर में पढ़े थे कि वो कैसे कैसे उसकी वजह से